आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कोलंबो में आरएसएस पाकिस्तान की बातचीत की खबरों को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। इस बीच राम मंदिर दान विवाद ने आस्था और सत्ता दोनों को आमने सामने ला दिया है। कर्नाटक में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग में सीधी टक्कर दिख रही है। इसी के साथ अमेरिकी सांसद ने अमेरिका और भारत के रिश्तों पर बड़ा दावा कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। कोलंबो में आरएसएस पाकिस्तान की बातचीत की खबरों पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। राम मंदिर दान विवाद पर कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। मारपीट के आरोपों पर क्रिकेटर शशांक सिंह का पलटवार, कुक पर लगाए चोरी के आरोप। कर्नाटक एसआईआर के जवाब में कांग्रेस सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का बड़ा ऐलान। अमेरिकी सांसद रो खन्ना का बड़ा बयान, भारत अमेरिका संबंध 30 साल के निचले स्तर पर। कोलंबो में हुई आरएसएस नेता राम माधव और पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की मुलाकात की खबरों पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। दरअसल कोलंबो में एक ब्रिटिश थिंक टैंक के कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरएसएस नेता राम माधव, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे और पाकिस्तान की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक सज्जाद हैदर खान ने सुरक्षा, आतंकवाद और जल विवाद जैसे अहम मुद्दों पर करीब 1.5 दिन तक बातचीत की। हालांकि राम माधव ने इन मुलाकातों को साफ इनकार किया है और सरकार ने भी खुद को इस पूरे मामले से अलग बताया है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सरकार की कथनी और करनी के अंतर पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार देश की जनता के सामने कहती है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, लेकिन कोलंबो में गुपचुप तरीके से रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो स्पष्ट करे कि क्या राम माधव और पूर्व सेना प्रमुख को सरकार की मंजूरी के साथ भेजा गया था या उनकी निजी यात्रा थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पल्ला झाड़ते हुए खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। चंपत राय ने कहा कि मेरा इस चोरी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। चंपत राय का कहना है कि जैसे ही उन्हें चोरी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की थी। उनके मुताबिक उन्हीं के निर्देश पर संदिग्धों की पहचान हुई और शुरुआती गिरफ्तारियां भी करवाई गईं। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी टिन्नू यादव उनके लंबे समय से संपर्क में था, लेकिन उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि वो इस तरह का काम कर सकता है। एसआईटी ने उनसे ये भी सवाल किया कि जिन लोगों की नियुक्तियां चढ़ावे की जिम्मेदारी में की गई थी, वो किस आधार पर हुई थी। इस पर चंपत राय ने कहा कि नियुक्तियों में कई लोगों की सिफारिशें और पैरवी शामिल थी और वो अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दान विवाद में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विपक्ष पीएम मोदी को घेर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन बिना पारदर्शी प्रक्रिया के किया गया और उसमें आरएसएस से जुड़े लोगों को शामिल किया गया। साथ ही ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रख दिया गया। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि अयोध्या पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें होटल में हिरासत में ले लिया, जबकि वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रामलला के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि सरकार भक्तों को भी मंदिर जाने से रोक रही है। कांग्रेस का दावा है कि उनके कई अन्य नेताओं को भी रोका गया है और नजरबंद कर लिया गया है। आईपीएल क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता पर लगे कुक के साथ मारपीट के आरोपों को शशांक ने पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। शशांक का कहना है कि जिस कुक ने शिकायत दर्ज कराई है, उसे उनके घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और इसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। शशांक ने बताया कि 28 जून को कुक विपेंद्र नशे की हालत में काम पर आया और फिर बाद में घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। शशांक के मुताबिक पकड़े जाने के बाद विपेंद्र ने माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने की बात कही। परिवार ने इंसानियत के नाते पुलिस में शिकायत नहीं की और सिर्फ नौकरी से निकाल दिया। शशांक का कहना है कि अब उसी बात का बदला लेने के लिए उन पर और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुक विपेंद्र अपने आरोपों पर कायम है। उनका कहना है कि वो 25 जून को शशांक सिंह के घर कुक की नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन परिवार का व्यवहार देखकर उन्होंने काम छोड़ने का फैसला ले लिया। विपेंद्र का आरोप है कि इसके बाद शशांक सिंह, उनके पिता और ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें बंधक बना लिया।
कर्नाटक में एसआईआर के जवाब में राज्य सरकार ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें गोपनीयता और मनमानी के कारण कई वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि वो मतदाता सूची के सुधार का समर्थन करती है, लेकिन किसी भी तरह के गलत तरीके से नाम काटने को स्वीकार नहीं करेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि राज्य सरकार लोगों की मदद के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेगी। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए उपलब्ध होगा। इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्हें निवास प्रमाण पत्र देने में दिक्कत होती है, खासकर किराएदार और प्रवासी मजदूर। सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी मतदाता को बिना जांच के सूची से न हटाया जाए। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने अब सीजेआई का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की ओर से सीजेआई को एक संयुक्त पत्र भेजा गया, जिसमें चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर संयुक्त पत्र भेजने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय सांसद मौजूद थे, जबकि अब इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने हस्ताक्षर किए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष श्योर यानी कि सॉलिडेरिटी, यूनिटी एंड रेजिस्टेंस की भावना के साथ एकजुट होकर लोकतांत्रिक मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी और डीएमके भी इस गठबंधन के इसमें पत्र में शामिल है और उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। डेरेक ने कहा कि चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर अब सभी विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। उद्धव ठाकरे को फिर से लगा झटका, शिंदे गुट में शामिल सचिन अहीर। तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन जारी। अमेरिकी सांसद का दावा, खराब हो रहे भारत अमेरिका के रिश्ते। एफएटीएफ बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी सचिन अहीर ने पार्टी छोड़ दी है। वो अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। शिंदे गुट ने उन पर तुरंत बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें विधान परिषद के उप सभापति पद का उम्मीदवार बनाया है और उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर का अगला चरण माना जा रहा है। इससे पहले इस ऑपरेशन के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी की 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। सचिन अहीर का इस तरह पाला बदलना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सियासी नुकसान माना जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी है। इसी के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच मंगलवार को सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पुलिस लोगों को धरना स्थल पर आने से रोक रही है। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जंतर मंतर पर भारी पुलिस तैनाती है, पुलिस लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही और हमारी टीम के कई अहम सदस्यों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। दीपके ने पूछा कि आखिर ये कौन सी योजना बना रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद रो खन्ना ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये बयान उन्होंने वॉशिंगटन में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में दिया। रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका की विदेश नीतियों, खास करके ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है और इन नीतियों का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ा है और भारत में गैस की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा युद्ध नीतियों और बिना सहमति के लिए फैसलों की वजह से अमेरिका के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। भारत आने वाले अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करने जा रहा है। भारत का कहना है कि साल 2022 में इस लिस्ट से बाहर होने के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मदद और उन्हें पैसा देना बंद नहीं किया है। अपनी बात को साबित करने के लिए भारत वीडियो और दस्तावेजी सबूत भी पेश कर सकता है, जिनमें कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल होते दिख रहे हैं। भारत के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों का ये आर्थिक नेटवर्क पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर पाकिस्तान दोबारा इस लिस्ट में आ जाता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय नजर कड़ी हो जाएगी और उसे दुनिया के बड़े संस्थानों से कर्ज मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.